हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2024 से जुड़े आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। वीडियो जो है फ्रेंड्स, हम वीडियो में डेली बेसिस पे आपके 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़े हुए मैं आपको पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का रिवीजन करवाती हूँ। उसके अलावा काफ़ी सारा हम स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं किसी स्टेट से रिलेटेड या फिर किसी कंट्री से रिलेटेड। और बाकी भी अगर कोई स्टैटिक पार्ट कवर करना रहता है तो हम उसे कवर करते हैं हमारे लेक्चर में। वीडियो की हमारी शुरुआत होती है पिछले डे के आपके रिवीजन के साथ, और ऐसे ही आपके जो है हम क्वेश्चंस देखते हैं फिर उस दिन के, और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो वीडियो जो है आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है कंप्लीट, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पिछले डे के रिवीजन के साथ, जो कि हमने 14 अक्टूबर को पढ़ा था। तो टाटा ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स, वो बन गए हैं नोएल टाटा। 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है नीमा रिंजी शेरपा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा लक्ष्मण को। नेक्स्ट है अपना पहला ओवरहॉल भीषम टैंक जो है ये पेश करा है फ्रेंड्स, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है T90। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने हिजब उत तहरीन को गैरकानूनी गतिविधियां और अधिनियम के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया? राइट आंसर इज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा बाघ अभयारण्य जो है इसके लिए अस्थायी मंजूरी दे दी? कैमूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 में हमने कब सेलिब्रेट करा? तो ये सेलिब्रेट करा 12 अक्टूबर को, और इस बार का इसका थीम था पक्षियों के लिए कीड़े। वहीं फ्रेंड्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए सीईओ जो अपॉइंट हो चुके हैं उनका नाम है एल सत्य श्रीनिवास। अक्टूबर में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत इसमें रहा 105th रैंक पे। अक्टूबर में लॉन्च वॉर नामक जो बुक है फ्रेंड्स, इसके राइटर है बॉब वुडवर्ड। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 5 अक्टूबर को। इस बार का इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर संकल्प ले गंगा और डॉल्फिन को बचाने का। नेक्स्ट है कि इसके द्वारा सिक्किम के गंगटोक में बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च करा गया जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा। तो ये रहा आपका पिछले डे का रिवीजन। अब आते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ, जिसमें कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से फ्रेंड्स किसे सम्मानित किया गया? तो 2024 के आपके सभी नोबेल अवार्ड जो हैं वो इनकी घोषणा हो चुकी है। कुल 6 क्षेत्रों में ये मिलते हैं, उन 6 क्षेत्रों की घोषणा हो चुकी है। इनके ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो आज ही मिलेगी सुबह मॉर्निंग में, ठीक है? तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड देने की घोषणा हुई है, ये मिलेगा 3 लोगों को। उनके नाम आपको बता देती हूँ। तो डैरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन जो हैं, इन सभी को ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल अवार्ड प्रदान किया जाएगा। इमेज के थ्रू आप इन तीनों को देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये किस किस कंट्री से हैं और फ्रेंड्स इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जाएगा। तो तीनों प्राप्तकर्ता आपके जो हैं उनमें डारोन एसमोग्लू जो हैं ये तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, वहीं साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और जेम्स ए रॉबिन्सन जो हैं ये ब्रिटेन के हैं। क्यों इन्हें ये अवार्ड मिल रहा है? तो इन्हें डारोन एसमोग्लू जो हैं फ्रेंड्स, इन्हें अपने शोध कार्य में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का इन्होंने प्रयास करा है, और उनका काम जो है ये दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। इनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन जो है, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान वाले विद्वान हैं ये दोनों ही, और इन्होंने जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने और समझाने का महत्वपूर्ण जो है इसमें भूमिका निभाई है। फ्रेंड्स जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड है ये आपका दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। पिछले वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल अवार्ड है ये मिला था क्लाउडिया गोल्डिन को, ठीक है? क्यों मिला था? तो इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में जो है वो महत्वपूर्ण शोध किया था। उसी के उपलक्ष्य में इन्हें 2023 का अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड मिला था। अब हम एक बार कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं जो कि आपके 2024 में नोबेल अवार्ड्स की घोषणा हुई है। क्वेश्चन में हमने
जो है अर्थशास्त्र से रिलेटेड पढ़ा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिलेगा नोबेल अवार्ड इस बार का, वो मिलेगा 2 लोगों को। किन किन को? विक्टर एम्ब्रोस को, जो कि अमेरिका के हैं, और गैरी रूपकुन को, जो कि दोनों ही अमेरिका के हैं। ठीक है, इन्हें मिलेगा चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में। भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में मिलेगा ये जॉन जे होपफील्ड को और जेफरी ई हिंडन को। यहाँ पे कंट्री भी मेंशन किया हुआ है, कंट्री भी आप देख सकते हैं कि किस किस कंट्री से ये हैं। वहीं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा आपका डेविड बेकर को, डेमिस हसाबिस को और जॉन एम जम्पर को। शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलेगा जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को। और साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में ये अवार्ड फ्रेंड्स दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी कवर करवा देती हूँ। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये किन की याद में हर साल दिया जाता है? ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो कि स्वीडन के थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। वहीं अगर बात करें कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में मिलता है ये। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। तो ये 6 जो क्षेत्र हैं इसमें नोबेल अवार्ड दिया जाता है और ये सभी अभी जो है अनाउंस हो चुके हैं। ये फ्रेंड्स हर साल कब दिए जाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। अभी इनकी केवल अनाउंसमेंट हुई है और पहली बार नोबेल अवार्ड जो हैं ये दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 को। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में जो है वो किस महिला को मिला था? तो ये मिला था मैरी क्यूरी को। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल अवार्ड मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था, इनकी बुक गीतांजलि के लिए। 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो इनका नाम था लिंस पॉलिंग। और फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी को ना गीतांजलि बुक के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ये अवार्ड मिला था। ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला था। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था विलियम कॉनराड रोन्टगन। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये पाने वाले पहले व्यक्ति थे रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? मलाला यूसुफजाई। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल अवार्ड दिया जा सकता है? तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम जो है 3 लोगों को नोबेल अवार्ड प्रदान किया जाता है। प्रथम भारतीय थे जिन्हें की नोबेल अवार्ड मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऊपर ही हमने डिस्कस करा। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था मदर टेरेसा जी। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1969 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को जो है नोबेल अवार्ड मिल चुका है? तो ये मिल गया है अमर्त्य सेन, इन्हें जो है 1998 में मिला था, और अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल अवार्ड पाने वाले 2 भारतीय हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना जो है फ्रेंड्स इसकी शुरुआत करी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ओडिशा राज्य ने। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करें। तो ओडिशा राज्य सरकार ने जो है फ्रेंड्स ग्रामोदय नामक एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में कल्याणकारी कार्यक्रमों का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाना है। इस पहल के तहत राज्य के 10 LWE प्रभावित जिलों में के जो है 583 गांवों को शामिल किया जाएगा। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जो है फ्रेंड्स की एक विशेष पहल है। तो ओडिशा राज्य द्वारा इस योजना को स्टार्ट करा गया है। नाम क्या है योजना का? ग्रामोदय योजना। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ओडिशा के बारे में कुछ स्टैटिक पार्ट कवर करवा देती हूँ। ओडिशा का ये मैप है, आप इस मैप के थ्रू ओडिशा को देख सकते हैं। अगर इंडिया के मैप में आप ओडिशा की लोकेशन की बात करें तो ये आपका ओडिशा है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। राजधानी इसकी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1936 को करी गई थी। और ओडिशा के कुछ प्रमुख त्यौहार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। यहाँ धनु यात्रा, बाली तृतीया, नवक लेवर, नुआखाई, राजा परवा उत्सव, कोणार्क महोत्सव, नवक कलेबारा उत्सव, कलिंग महोत्सव। और यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं दलखाई, रंगाबाती, रनपा, ओडिसी नृत्य, घुमूरा। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में देखिए हमने देखा कि ग्रामोदय योजना जो है ये शुरुआत इसकी की गई है ओडिशा राज्य द्वारा।
तो मैं आपको उड़ीसा राज्य की कुछ प्रमुख योजनाओं का जो है एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि रिवीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है, सभी अपकमिंग एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊंगी उस योजना का नाम और उसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ये एग्जाम में आपके ऐसे पूछा जाता है कि इस योजना को किस वर्ष लॉन्च किया गया था, या फिर उद्देश्य पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सुभद्रा योजना जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी, इसको शुरू कब किया गया था? 17 सितंबर 2024 को। वहीं ओडिशा रोजगार योजना 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुई थी। सीएम किशन योजना 21 दिसंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी। ओडिशा खाद्य सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर 2018 को स्टार्ट हुई थी। बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना 15 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुई थी। उत्थान योजना 18 जून 2018 को स्टार्ट हुई थी। उत्कर्ष योजना 18 जून 2018 को स्टार्ट हुई थी। अनमोल योजना 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई थी। महाप्रणय योजना 31 मई 2018 को स्टार्ट की गई थी। खुशी योजना 26 फरवरी 2018 को स्टार्ट हुई थी। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना 17 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी। ओडिशा निदान योजना 1 जनवरी 2018 को स्टार्ट की गई थी। तो ये सभी जो है ओडिशा राज्य की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक्स बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, www.ravibookspdf.com के नाम से है। यहाँ पे आपको हमारी रिसेंट में ही लॉन्च हुई ई बुक्स, जिनमें कि लास्ट 9 मंथ जैन टू सितंबर तक के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगी इस ई बुक में। तो ये मिल जाएगी आपको। इसके अलावा हमने जीके जीएस की अपनी न्यू ई बुक लॉन्च करी है, जो कि पार्ट 1 है, जिसमें कि आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस मिलते हैं। इसी के जैसे जो है आपको अपकमिंग पार्ट्स देखने को मिलेंगी टॉप 1000 क्वेश्चंस के। इसके अलावा अगर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक्स बाय करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी ई बुक जो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आती है। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करोगे वहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, इंग्लिश मीडियम ई बुक्स के और हिंदी मीडियम्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले पे क्लिक करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हमारी ई बुक्स को इंग्लिश मीडियम में बाय कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम पे क्लिक करके हिंदी मीडियम में आपको हमारी ई बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको लिंक कहाँ मिलेगा हमारी वेबसाइट का? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन रहता है, वहाँ से आप इन्हें इजीली बाय कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी फ्री पीडीएफ चाहिए डेली सीए की, जो कि अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं? यह पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे साथ करंट जो है टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। नाम है टेलीग्राम चैनल का करंट अफेयर्स बाय रवि। डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे फ्री पीडीएफ दी जाती हैं डेली सीए की। वहीं फ्रेंड्स, हमने मोबाइल एप्लीकेशन अपना जो है लॉन्च कर दिया है रवि स्टडी जीके के नाम से। यहाँ पे आप जो है फ्रेंड्स फ्री टेस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा पेड ई बुक्स आपको मिलेंगी, करंट अफेयर्स मिलेगा, जीके क्विज मिलेगा, वीडियो कोर्स मिलेगा, अपकमिंग डेज में इसमें मिलेगा। ठीक है, अभी लॉन्च हुआ है, धीरे धीरे जो है इसमें कंटेंट डल रहा है। तो यहाँ इस एप्लीकेशन को भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया हुआ है वो अपडेट कर लें। यहाँ पे टेस्ट वाले ऑप्शन में ना फ्रेंड्स अभी आपको 49 रुपीज़ जो हैं वो पे करने होंगी। ठीक है, इससे आप 1 ईयर तक का जो है डेली करंट अफेयर्स का, जो आपका डेली करंट अफेयर्स का सेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसका जो है आप टेस्ट लगा सकते हैं 1 ईयर तक फ्री। बस आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, 49 रुपीज़ आपको 1 टाइम पे करने हैं। उसके बाद आप 1 ईयर तक यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। ई बुक्स का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, वहीं आपको ऐप का लिंक मिलेगा, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए सेशन की तरफ आते हैं हमारे। तो अक्टूबर 2024 में किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का क्या रहेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, जिसे कि HAL आप शॉर्ट फॉर्म में जानते होंगे, इसे फ्रेंड्स इंडिया की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो वित्त मंत्री जो कि हमारी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न CPSE कंपनी के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। ये सम्मान जो है फ्रेंड्स की HAL के बढ़ते कद और इसकी प्रभावशाली वित्तीय परफॉर्मेंस का प्रतीक है। इसी के साथ भारत में भी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या हो गई है 14। इन 14 के नाम भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इसकी स्थापना 1940 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो करंट पे हैं उनका नाम है डॉक्टर DK सुनील। तो अब जानते हैं भारत की 14 महारत्न कंपनियों की एक बार कंप्लीट लिस्ट। तो फ्रेंड्स, इनमें है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोयला इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस्पात प्राधिकरण ऑफ इंडिया लिमिटेड,
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है उमंग ऐप के बीच। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उमंग ऐप को भारत के डिजिटल वॉलेट डिजी लॉकर के साथ एकीकृत करने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? तो सरकारी सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला का लाभ तक निर्बाध गति के से जो है नागरिकों को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता उमंग ऐप पर जाकर डिजी लॉकर की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, लोग एक ही ऐप के माध्यम से अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जिनमें कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपके आते हैं और अदर गवर्नमेंट सर्विस जो है इन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। वही डिजी लॉकर इंडियन गवर्नमेंट की एक डिजिटल सर्विस है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कब लॉन्च करा गया था? 2015 में। इसका मुख्य उद्देश्य था महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुलभ बनाना ताकि लोगों को जो है फिजिकल कॉपी साथ रखने की आवश्यकता ना हो। वहीं फ्रेंड्स उमंग ऐप और ये जो है डिजी लॉकर इंडियन गवर्नमेंट इसके बीच ये समझौता हुआ है ना। तो उमंग ऐप जो है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर अ न्यू एज गवर्नेंस। भारत सरकार की ये जो है एक डिजिटल सेवा के लिए एक सुपर ऐप है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का जो पहला चरण है हाइब्रिड मोड में कहाँ पर आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम के गंगटोक में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को डीपली समझते हैं। तो वर्ष 2024 के लिए द्वितीय सेना कमांडरों के सम्मेलन का जो पहला चरण है फ्रेंड्स ये सिक्किम के गंगटोक में हाइब्रिड मोड पे आयोजित किया जाएगा। ये जो है ये वरिष्ठ कमांडरों के लिए वर्तमान परिचालन तैयारियों की समीक्षा करने, महत्वपूर्ण रणनीतियों पर विचार विमर्श करने और भविष्य के निर्देशों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण जो है फ्रेंड्स ये 28 से लेकर 29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये इसका पहला चरण है जो कि सिक्किम के गंगटोक में जो है हाइब्रिड मोड में आयोजित हुआ है और सेकंड जो इसका चरण होगा ये 28 और 29 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में आयोजित होगा। तो इस सम्मेलन के दौरान जो है विभिन्न बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकों में कल्याणकारी उपायों और योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप है सम्मेलन से रिलेटेड। आइए पिछले आपके सम्मेलन से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो पे जो है हम रिवीजन पार्ट पे आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 44th और 45th जो आसियान शिखर सम्मेलन है 2024 ये आपका आयोजित हुआ वियतनाम के लाओस में। तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? कैलिफोर्निया में। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2024 जो है फ्रेंड्स ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। बोन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी के बोन में हुआ और ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 जो है ये हुआ ब्रुसेल्स के, ठीक है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में। ये आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। वहीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 फ्रेंड्स ये जिनेवा में आयोजित हुई और कौन सा संस्करण था इसका? 77वां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2024 जो है ये आपका आयोजित हुआ जिनेवा में, संस्करण कौन सा था? 112वां। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर आयोजित हुआ? नीदरलैंड के रोटरडैम में। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, तो ये यूएसए में आयोजित हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2024 आपका हुआ इटली में आयोजित, कौन सा एडिशन था? 50वां एडिशन। शंघाई सहयोग संगठन SCO बोल सकते हैं आप, तो ये 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया? कजाकिस्तान के अस्ताना में, कौन सा एडिशन था? 24वां। विश्व जल मंच 2024 फ्रेंड्स इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ और संस्करण था इसका 10वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 आपका वॉशिंगटन DC में आयोजित हुआ। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन जो है ये आपका आयोजित हुआ अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ आपका ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शेफाली वर्मा।
इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो है विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो शेफाली वर्मा जो है ये T20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं। शेफाली वर्मा ने जो है फ्रेंड्स 20 साल और 255 दिन में की उम्र में ये कारनामा किया है। ये रिकॉर्ड पहले जो है ये किसके पास था? आयरलैंड की गैबी लुइस के पास। उन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2000 रन जो है ये 23 साल और 35 दिन डेज़ की उम्र में जो है वो बनाया था, और इन्होंने 20 साल और 255 डेज़ की उम्र में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 जो है फ्रेंड्स ये कब मनाया गया? राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर को मनाया गया। तो हर साल 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। ये दिवस इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर के लोग जो हैं इस तरह आपदाओं के जोखिम को कम कर सकते हैं। और इस बार का इसका जो थीम रखा गया था वो रखा गया था एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को जो है वो सशक्त बनाना। वहीं फ्रेंड्स आपको बता दूं हमने एक और डे सेलिब्रेट करा है। कब? 12 अक्टूबर को। यहाँ पे लिख देती हूँ। 12 अक्टूबर को हमने कौन सा दिवस सेलिब्रेट करा है? विश्व गठिया दिवस। ठीक है। और इसका जो थीम था इस बार का वो क्या था? तो इसका थीम यहाँ पे लिख देती हूँ, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। ठीक है, ये इस बार का इसका थीम था। नेक्स्ट पे आते हैं। तो किस देश ने जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ को जो है फ्रेंड्स वो बंद कर दिया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सिंगापुर ने। तो जमीन की कमी से जूझ रहे सिंगापुर ने अक्टूबर 2024 में घुड़दौड़ की 182 साल पुरानी ब्रिटिश युग की परंपरा को अलविदा कह दिया है। करांजी के प्रतिष्ठित सिंगापुर टर्फ क्लब रेसकोर्स ने आवास और अन्य विकास परियोजनाओं को जगह देने के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एसटीसी के बंद होने से पहले आखिरी दौड़ के लिए हजारों घुड़दौड़ के शौकीन सिंगापुर टर्फ क्लब में जो है वो रेस कोर्स में पहुंचे थे। वहीं अगर बात करें सिंगापुर की तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर नगर और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य जो है फ्रेंड्स वो कौन सा बन गया? तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है ये अक्टूबर 2024 में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले जो आपके दो राज्य हैं जिन्होंने की जाति आधारित जनगणना करवाई है उनमें है बिहार और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लें क्वेश्चन से रिलेटेड। तो तेलंगाना सरकार द्वारा जो है फ्रेंड्स राज्य में व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण करना है। राज्य की मुख्य सचिव जिनका नाम है शांति कुमारी, इनके आदेश पर जो है सर्वेक्षण घर घर जाकर किया जाएगा और सर्वेक्षण जो है ये 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है और योजना विभाग को सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग नामित किया गया है। फ्रेंड्स, बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना जाति आधारित जनगणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य की तो ये तेलंगाना का मैप है। आप तेलंगाना का मैप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज के थ्रू। यहाँ की राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। स्थापना इसकी 2 जून 2014 को हुई थी। यहाँ की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है हमारा भारत। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ, इसके अनुसार जो है फ्रेंड्स बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाले संगठन के वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में भारतीय आपूर्तिकर्ता तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय कंपनियों ने यूनिसेफ को इसके विश्वव्यापी संचालन के लिए $6 अरब से अधिक मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की हैं। विश्व स्तर पर बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस योगदान में दवाएं, टीके और पोषण आपूर्ति शामिल है। वहीं अगर हम बात करें यूनिसेफ की तो इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल।
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे हम ऐसी क्लास प्रोवाइड करवाते हैं और सुबह 5 बजे जो है आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास आ जाती है। तो इसे आप ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक देख सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो में बाकी आपको क्या चेंजेस चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अक्टूबर 2024 में सदी का जो है सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अमेरिका से। हरिकेन मिल्टन अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा की शहर के तट से टकराया गया है। इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1000 साल की सबसे ज़्यादा बारिश हो गई है और मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का ये तीसरा तूफान है। सिएस्टा की में समुद्री तट से टकराने से पहले ये कैटेगरी 5 का तूफान था। टकराते वक्त ये कैटेगरी 3 का हो गया और अब इसे कैटेगरी 2 का तूफान जो है फ्रेंड्स वो घोषित कर दिया गया है। हरिकेन की वजह से फ्लोरिडा के कई शहरों में 193 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक फ्लोरिडा में लगभग 10 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो मिल्टन तूफान है ये सदी का सबसे खतरनाक तूफान रहा 2024 की, और ये अमेरिका के तट से जो है वो टकरा गया है। तो अब मैं आपको चक्रवात यानी कि तूफान से रिलेटेड कुछ जीके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा देती हूँ जो कि आपको पता होने चाहिए। तो चक्रवात होता क्या है? ये चक्रवात हवा का एक बड़ा द्रव्यमान है जो कि कम वायुमंडलीय दबाव के मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है, और ये वायुमंडलीय गड़बड़ी के कारण होता है जो कि समुद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र में बनता है। चक्रवात को जापान और फिलीपींस में कहा जाता है टाइफून, और इसका जो केंद्र में स्थित शांत क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है आंक। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी में। वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है? तो निम्न ताप का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं, वहां पे जो है चक्रवात बन सकता है। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? टाइफून। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण होने वाले तूफान को जो है क्या कहा जाता है? चक्रवात। चक्रवातों की सही दिशा होती है दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त। भारत में कौन से क्षेत्र में चक्रवात जो हैं ये सर्वाधिक संख्या में होते हैं? तो ये पूर्वी घाट में भारत में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। मई के माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का कारक क्या है? स्थानीय तापमान भिन्नता। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, विश्व मानक दिवस 2024 में कब सेलिब्रेट करा गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 14 अक्टूबर को। ये दिवस जो है फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के सदस्य द्वारा मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर के उन कई विशेषज्ञों के प्रति आभार प्रकट करना जिन्होंने की स्वैच्छिक तकनीकी मानदंड विकसित किए और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में जारी किया जाता है। वर्ष 2024 का इसका थीम रहा एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, बदलती जलवायु के लिए मानक। तो यहाँ पे हमारे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया? 4 ऑप्शंस है आपके पास, राइट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और हमारी ई बुक्स के लिए वेबसाइट को विजिट करना है www.ravibookspdf.com के नाम से है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, फ्री पीडीएफ्स के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, और मोबाइल एप्लीकेशन को भी जरूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी जीके के नाम से है। ई बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।